हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम आपका क्लास नंबर 2 बायोमोलिक्यूल में। पिछले क्लास हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल किन्हें कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किया, समझा कि कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया। आज हम लोग शुरू करेंगे मोनोसेकेराइड से और मोनोसेकेराइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इसका यूपीएससी नेमिंग कैसे किया जाता है, इसे क्लासिफाई कैसे किया जाता है और डिटेल में ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या है? जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया था कि सच कार्बोहाइड्रेट विच कांट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वो हैं जिन्हें जलयोजन द्वारा या जल अपघटन द्वारा हम और सरलतम अणुओं में, सरलतम जैव अणुओं में नहीं तोड़ सकते। उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमें जैसे कि पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मोनोसेकेराइड्स हैं उन्हें दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कहलाता है एल्डोज और दूसरा कहलाता है कीटोज। एल्डोज और कीटोज नाम से हम लोग दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें CHO ग्रुप हो उसे क्या कहेंगे? एल्डोज। और जिसमें C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन ग्रुप हो उसको क्या बोलेंगे? कीटोज। वैसे अगर कार्बन की संख्या हमें पता हो, नंबर ऑफ कार्बन पता हो, तो वहाँ से भी हम लोग मोनोसेकेराइड्स को नेम कर सकते हैं। जैसे 3 कार्बन वाले को ट्राइओस, 4 को टेट्राओस, 5 को पेंटाओस, हेक्साओस, हेप्टाओस, ऐसा हम लोग नाम दे सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, मोस्ट कॉमन, वो 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले हैं। 5 कार्बन वालों में राइबोस बहुत कॉमन है। 6 कार्बन में आपको पता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वैसे अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना चाहें, जैसे कि अगर हम लोग सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, जैसे कि मैं अगर ट्राइओस बनाता हूँ, ठीक है, सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका नाम का जो एंडिंग है वो OSE से होता है। जैसे आपको पता है कि एसिड्स का ओइक एसिड होता है, एल्डिहाइड का अल होता है, एल्कोहल का ऑल होता है, ठीक उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का ओज होता है। तो तुम ये पहचान सकते हो कि वो कार्बोहाइड्रेट है। चलो अगर हम यहाँ चेक करें कि ट्राइओस में हम लोग दे सकते हैं एल्डो ट्राइओस। अब जैसे कि एल्डो है मतलब एल्डिहाइड होगा, ट्राई मतलब 3 कार्बन होगा, ओस मतलब भी वो ग्लूकोज है। एल्डिहाइड एक लगा लो और उसके साथ कुल मिलाकर के 3 कार्बन होना चाहिए। लास्ट एक CH2OH होता ही है। तब इसमें आप OH राइट या लेफ्ट में रख सकते हो। चलो मैंने राइट में रख दिया, तो एक एल्डो ट्राइओस है। ऐसे ही अगर मैं कीटो ट्राइओस लिख दूँ, कीटो ट्राइओस क्या होगा? इसमें बीच में एक कीटोन होगा, ऊपर भी एक CH2OH, नीचे भी एक CH2OH। तो ये जो कीटो ट्राइओस है ये एक एक्सेप्शन है, याद रखेंगे, एक एक्सेप्शन है जिसमें तुम देख रहे हो कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है। ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो कीटो ट्राइओस अपने आप में एक अकेला एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कार्बोहाइड्रेट तो है पर वो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन मतलब प्रकाशिक सक्रिय कार्बन नहीं रखता है।
जबकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एल्डोट्राइओस का ये वाला कार्बन प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि वो एक कीरेल है या कीरेल है सॉरी, उसके चारों की चारों संयोजकताएँ अलग अलग हैं। तुम देख सकते हो यहाँ जो ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर OH ग्रुप है, इधर CH2OH है, इधर H है, चारों संयोजकताएँ अलग अलग हैं। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है इसके अंदर। अच्छा, जैसे मैंने ट्रायोज बताया, इसी तरह से हम लोग बहुत सारे और भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं ले रहा हूँ कोई हेक्साओस, मतलब हेक्सोस भी बोल सकते हैं एक साथ। तो इसमें हम लोग एल्डो हेक्साओस ऐसा लिख सकते हैं। ये जब हेक्साओस लिखें तो केयर करें कि यहाँ हेक्स के बाद OS ही लग जाएगा, तो हेक्सओस हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ कीटो ट्राई, सॉरी हेक्स होना चाहिए, हेक्सओस। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एल्डो हेक्सोस का ग्लूकोज है, CHO, COH राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, लास्ट में एक CH2OH होगा। बचे हुए कार्बन के हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दें। ये ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन है, तुम काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है। और साथ ही साथ हम यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसीलिए ये एल्डोहेक्सोस है। इसी तरह अगर मैं कीटोस का एग्जांपल लूँ तो CH2OH, COC क्या होता है, लेफ्ट राइट राइट, OH राइट राइट, लास्ट में फिर से हम क्या लिखेंगे, एक CH2OH लिखेंगे, यहाँ H H H। चेक करो, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कीटोन है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन का हेक्सोस और कीटोन है, तो इसीलिए कीटो हेक्सोस हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मोनोसेकेराइड्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक क्या हो जाएंगे, एल्डोस, और दूसरे क्या हो जाएंगे, कीटोस। इसमें ट्राईओस, हेक्साओस, पेंटाओस ले सकते हैं। पेंटाओस में राइबोस बहुत ही कॉमन है, तो आप लोग उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं राइबोस लिखता हूँ ना, जैसे राइबोस एक पेंटाओस है, तो पेंटाओस का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसमें राइबोस ये एल्डो पेंटाओस ये काम आएगा, इसीलिए बता रहे हैं। इसमें CHO फिर OH राइट 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 होता है, सारे के सारे OH जो होंगे वो राइट साइड में होंगे, H OH H OH H 4 कार्बन हो चुके हैं, CH2OH, तो ये एक राइबोस है। ठीक है, इस तरह से हम चाहें तो कीटोस भी लिख सकते हैं, है ना। बट ये याद रखेंगे कि राइबोस का फॉर्मूला जो होता है उसमें OH का जो पोजीशन है वो राइट राइट एंड राइट रहेगा। बस यही बताने के लिए बताया। राइबोस, एल्डोस, कीटोस में ये ग्लूकोज है, आपको पता है कि ये ग्लूकोज है, और ये क्या है, फ्रक्टोज है। तो ये दोनों भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ज़्यादातर जो मोनोसेकेराइड हैं वो या तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या राइबोस हैं। माल्ट मतलब बाकी सब मिलते हैं बट बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे, जैसे मैनोस है ना, ग्लूकोज, आइडोस, गैलेक्टोस,
है ना। इसमें गैलेक्टोज भी कभी कभी यूज़ होता है, तो उसका भी स्ट्रक्चर आप चाहो तो याद कर सकते हो। गैलेक्टोज होता है CH2, इसमें C जो होता है वो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट होता है, मतलब राइट फिर लेफ्ट फिर एक और लेफ्ट फिर लास्ट वाला राइट होता है। तो ये CH2OH। अभी इसको वैसे तो बोलते हैं हम लोग क्या है, गैलेक्टोज। बट अगर बोलें तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, मान लो देखो यहाँ पर एक क्लियरली एल्डिहाइड है तो एल्डो होगा। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 कार्बन है। तो मैं चाहूँ तो इसको क्या पुकार सकता हूँ, मैं इसको पुकार सकता हूँ एल्डो हेक्सोस। इसको मैं एल्डो हेक्सोस पुकार सकता हूँ। एल्डो हेक्सोस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि OH का जगह बदल जाने पर वो नाम बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो ये गैलेक्टोज है इसका नाम, जो ये भी तुमको पता है लैक्टोज में होता है ना। तो जो दूध में होता है ना कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, उसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब उसका जलावघटन करते हैं, तो एक ग्लूकोज बनता है और एक गैलेक्टोज बनता है। तो ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि इसमें OH का पोजीशन किधर होता है। तो OH का पोजीशन किधर होता है, कैसे याद रखोगे, यहाँ देखो क्या राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, है ना। ग्लूकोज में क्या होता है, जब हम ग्लूकोज देखते हैं तो इसमें क्या होता है राइट लेफ्ट राइट राइट। तो यहाँ पे दोनों राइट राइट होते हैं लास्ट वाला, इसमें एक और लेफ्ट होता है। बस एक चीज़ ये जो ये वाला पोजीशन है तुम देख सकते हो, यहाँ पर चेंजेस तुमको नज़र आएंगे, यहाँ और यहाँ देखो जो 4th नंबर कार्बन है उसमें चेंजेस नज़र आएंगे। OH राइट की तरफ है, इसमें लेफ्ट की तरफ है। इतने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और ग्लूकोज चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो मोनोसैकेराइड्स है उन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एल्डोज और कीटोज। बेटा इसमें एक और छोटा सा मतलब एडिशन अगर हम देखें कि हम लोग कुछ ग्लूकोज को या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को कैपिटल D से असाइन करते हैं, किसी को कैपिटल D बताते हैं, D है, और किसी को कैपिटल L बताते हैं। तो किसको कैपिटल D और किसको कैपिटल L बताएंगे, मतलब D ग्लूकोज कौन होता है और L ग्लूकोज कौन होता है। तो इसको इस तरह समझें कि अगर किसी भी ग्लूकोज का जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल ग्लूकोज की बात करूँ, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है एग्जैक्टली, बट मैं अगर ग्लूकोज की बात करूँ, इसमें क्या होता है OH राइट लेफ्ट राइट राइट राइट, लास्ट में क्या लिखेंगे CH2OH, बाकी हाइड्रोजन में भर दे रहा हूँ। तो अगर मुझे ये पता करना है कि कैपिटल D कौन L कौन, तो इसमें जो सेकेंड लास्ट है उसको चेक करना है। सेकेंड लास्ट ये देख सकते हो, जो सेकेंड लास्ट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कार्बन प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। अगर इसका OH राइट हैंड की तरफ है तो ये होगा D, बट अगर वो लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो अगर किसी का OH लेफ्ट हैंड की तरफ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे L, ठीक है। अगर किसी का OH राइट की तरफ है तो उसको D बोलेंगे। और मान लो मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूँ, दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पे एक अपन दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर ले ले रहा हूँ मैं ऐसे, और इस मिरर का अगर मैं इस मिरर का इमेज बनाता हूँ तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, CHOC लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाएगा, ये OH H C इधर आ जाएगा H, इधर OH C इधर होगा OH, इधर होगा H C इधर होगा OH, इधर होगा H, नीचे होगा CH2OH। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हुआ।
अब अगर हम लोग यहाँ पर ये नीचे वाले को चेक करें, इस वाले को चेक करें, तो हम लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसका OH किसकी ओर है, लेफ़्ट की तरफ है, लेफ़्ट साइड में है, तो ये क्या होगा, एल्ड है। तो अभी जब हम लोग बोलते हैं ग्लूकॉन डी, तो उसका जो डी है वो यही है, सेकेंड लास्ट जो कार्बन है, अगर वो राइट साइड है तो उसको हम लोग डी बोलेंगे, अगर लेफ़्ट साइड है तो उसे एल बोलेंगे। इसमें कई बार हम लोगों को जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट दिए रहते हैं उसमें प्लस साइन रहता है और माइनस साइन रहता है। प्लस साइन किसको बोलता है ना? प्लस साइन का मतलब होता है कि वो एक दक्षिण हस्त घूर्णक है। मतलब जब हम लोग उसको पोलरीमीटर में डाल करके उसके ध्रुवण को चेक करेंगे कि वो प्रकाश को राइट हैंड साइड घुमाएगा या लेफ्ट हैंड साइड घुमाएगा, तो वो राइट हैंड साइड घुमाएगा। जो राइट हैंड साइड घुमाएगा उसको दक्षिण हस्त घूर्णक बोलते हैं। नॉर्मल कंपाउंड्स में उनको डी से करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वाम हस्त घूर्णक, ठीक है, वाम हस्त घूर्णक, लेवोरोटेटरी एल। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर हम लोग ध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश अगर हम आपतित करते हैं किसी पदार्थ पर, सोचो कि ये वो पदार्थ है, ठीक, और अगर प्रकाश उससे गुजरते समय प्रकाश में सोचो कि यहाँ जो प्रकाश था ये, इसका अगर जो प्रकाश का कंपन था उसमें जो कण है वो इस तरह कंपन कर रहे थे, तो अगर हम इसी को बाद में निकलने के बाद देखेंगे तो वो अपनी जगह से थोड़े से क्लॉकवाइज रोटेट हो गए होंगे। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो गया होगा तो डी बोलेंगे या फिर उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में उसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये ग्लूकोज होता है वो प्लस होता है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्योंकि वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है इसीलिए वो प्लस होता है। इसीलिए जब हम लोग ग्लूकोज का पूरा नाम लिखते हैं तो लिखते हैं डी प्लस, ऐसे ग्लूकोज। क्या लिखते हैं, डी प्लस ग्लूकोज। डी का मतलब कि उसका सेकेंड लास्ट कार्बन जो है उसका OH राइट की तरफ है, और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये क्या करता है, प्रकाश को दाहिनी ओर घुमा देता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दक्षिण हस्त घूर्णक। तो इस तरह से हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको पहचान सकते हैं कि वो एल्डोज हैं या कीटोज हैं, है ना। एल्डिहाइड है तो एल्डोज होगा, हेक्सोज, ट्राइओज, पेंटोज कार्बन की संख्या को निर्धारित करेगा। कैपिटल डी, कैपिटल एल सेकेंड लास्ट कार्बन में OH किस तरफ है इसको प्रदर्शित करेगा, प्लस ये बताएगा कि वो पोलरीमीटर में ध्रुव किस तरफ घुमाएगा प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाएगा इसे बताएगा। बेटा हम लोग इस चैप्टर में ग्लूकोज के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अब ग्लूकोज जो है तुम सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी और जुड़ी हुई अवस्था में भी पाया जाता है। ये फलों में, शहद में और बहुत अधिक मात्रा में अंगूर में मिलता है। क्योंकि ये अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है इसीलिए हम इसे ग्रेप शुगर कहते हैं। अब अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखें तो जो ग्लूकोज है उसका जो अमाउंट है वो शुगर को तय करता है ना। जब हम लोग देखते हैं किसी नॉर्मल बॉडी में ये 65 से 110 मिलीग्राम, 65 मिलीग्राम टू 110 मिलीग्राम तक होता है। कितने में, पर 100 ml, पर 100 ml ब्लड में। ह्यूमन ब्लड में 100 ml में
65 मिलीग्राम से 110 मिलीग्राम तक अगर हो तो हम लोग बोलते हैं कि भाई बंदा स्वस्थ है। बट जब कभी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, उसको भी पढ़ेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या होता है। जब बॉडी का इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब बॉडी जो है ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाती है। या तो ये जो खून में शुगर की मात्रा है ये या तो इससे कम हो जाती है या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है। कम और ज़्यादा दोनों ही स्थिति में वो हम लोग के बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस कारण से क्योंकि ये ब्लड में शुगर के अमाउंट को तय कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग ब्लड शुगर भी बोल देते हैं। तो अब ये हम समझ गए कि ग्लूकोज क्या है। मीठी चीज़ों में होगा, मुक्त अवस्था में या संकुल अवस्था में पाया जा सकता है, अंगूर में ज़्यादा मिलता है इसीलिए ग्रेप शुगर बोलते हैं। और ह्यूमन ब्लड में भी इसी की मात्रा कैलकुलेट की जाती है। एक हेल्दी ह्यूमन जो है उसके अंदर 65 से 110 मिलीग्राम तक होना चाहिए 100 ml के अंदर। आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसके बनाने की विधि। देखते हैं इसे बनाने की विधि कौन कौन सी हैं। तो बनाने की विधि में से कुछ विधियाँ, वैसे तो बहुत सारी हैं बट कुछ विधियाँ हमारे सिलेबस में हैं। उनमें से पहली वाली विधि पढ़ते हैं। पहली वाली विधि है सुक्रोज से। मतलब सुक्रोज ज़्यादातर कहाँ होगा बेटा? सबसे आसानी से सुक्रोज हम लोगों को गन्ने से मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग केन शुगर भी कहते हैं। क्या पुकारते हैं इसे? केन शुगर बोलते हैं। गन्ने में होता है C12H22O11। इसका जल अपघटन करना है पानी की उपस्थिति में। यहाँ पे हम HCl या H2SO4 ले सकते हैं। अल्कोहली सॉल्यूशन होगा, मतलब अल्कोहल थोड़ा सा डाल देंगे। एसिडिक मीडियम में जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, बॉयल करना पड़ेगा, तो उस केस में C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल देता है। पहला वाला जो है वो ग्लूकोज है और दूसरा वाला जो है वो फ्रक्टोज है। इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ्रक्टोज क्या होते हैं, फ्रूट शुगर होता है, वो पढ़ेंगे डिटेल में। बट सुक्रोज की सहायता से हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ग्लूकोज बनाया जाता है। इस तरह से हम लोग को ग्लूकोज मिल जाता है। अच्छा, इसको अगर हम लोग बनाना चाहें औद्योगिक विधि से, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ज़्यादा अमाउंट में बनाना चाहें, ग्लूकोन डी बेचने की कंपनी बनाना है ना, तो हम लोग स्टार्च से बना सकते हैं। स्टार्च से बना सकते हैं। स्टार्च जो है वो उसका फॉर्मूला C6H10O5 होल N ले सकते हैं। N अणु उसके जुड़ गए हैं। जब NH2O के साथ एसिडिक मीडियम में हम उच्च ताप जैसे 393 केल्विन और उच्च दाब मतलब 2 से 3 ATM तक गर्म करते हैं, है ना, तो उस केस में ये N C6H12O6 में मतलब ग्लूकोज में टूट जाता है। ये इसकी कमर्शियल मेथड है, मतलब ये इसका औद्योगिक विधि है। इसकी सहायता से हम लोग ग्लूकोज को बना सकते हैं। अब हम लोगों को चैप्टर में बनाने की ये 2 विधियां हम लोगों को दी हुई हैं। अच्छा, हम चाहें तो स्टार्च की जगह सेलुलोज का भी यूज़ कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स में कि स्टार्च और सेलुलोज में क्या फ़र्क है, कैसे स्टार्च या सेलुलोज बनाए जा सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। बट अब हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बेटा केमिस्ट्री में। यहाँ से तुम लोगों को डिफरेंस दिखाई देगा। हमें पढ़ना है अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसको तुम्हें एक प्योर बायो टीचर उतना बेहतर तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ के जो फैक्ट्स हैं वो केमिस्ट्री पर बेस्ड है।
अब ये हम लोगों को कैसे पता चल गया कि जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें OH राइट लेफ्ट राइट राइट होता है, ऐसा कैसे हम लोगों को पता चल गया? तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चल गया, वो कौन कौन से केमिकल एविडेंस हैं जिससे हम लोग ये पता कर पाए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें सबसे पहला जो पता चला, हम लोगों को ये पता चला कि इसका अणु सूत्र जो है वो क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6। अब बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो मेथड है वो हम लोगों को 11th में सिखाया गया था। हम लोगों को सबसे पहले तो केमिकल मेथड्स की सहायता से कंपाउंड में कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज निकालने होते हैं। फिर जब आपको उसका परसेंटेज पता चल जाता है कि कितना परसेंट वो है, उसके बाद हम लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार से भाग दे देते हैं। फिर जो आता है उसमें जो सबसे छोटा अमाउंट होता है उससे सबको भाग दे देते हैं। फिर एक वैल्यू आ जाती है, अब इसमें आई होगी C1H2O1, मतलब 1, 2 और 1 आई होगी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। और वो वैल्यूज से हम लोगों को उसका मूलानुपाती सूत्र मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाता है। और जब हम अणुसूत्र भार से मूलानुपाती सूत्र भार को भाग देते हैं तो n का मान मिलता है। यह n का मान 6 आया होगा और उससे हम लोगों को पता चला कि इसका अणुसूत्र जो है वो C6H12O6 होता है। 11th में तुम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा और एग्जैक्टली ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है यही निकाला भी होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो लगभग हर जगह पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने केमिकल मेथड से ये पता किया कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अब हमें ये पता करना था कि ये जो अणुसूत्र है उसके बहुत सारे संरचना हो सकती हैं, अलग अलग संरचनाएं संभव हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन है जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें एक लंबी श्रृंखला है। वो क्या है, जब हम अधिक समय तक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ HI के साथ गर्म करते हैं नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नॉर्मल हेक्सेन। अब ये जो है मतलब अगर मेरे को क्या करना है, ग्लूकोज लेना है C6H12O6 और इसका मैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अधिक समय तक गर्म करूँगा। अधिक समय तक गर्म, जनरली इसको प्रोलॉन्गेट हीट लिखा होता है, मतलब बहुत देर तक गर्म करना है। इससे हम लोगों को मिलता है नॉर्मल हेक्सेन। चलो इसका रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन के कारण जो ग्लूकोज है वो उसमें सारे ऑक्सीजन जो हैं वो H2 के रूप में बाहर निकल गए ऑन द प्रोसेस गर्म करने पर मिला क्या? नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन मतलब CH3 2 3 4 5 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला मिली। अब 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला केवल तभी मिल सकती है जब इसमें भी 6 कार्बन की श्रृंखला हो। इससे हमको ये समझ में आया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हमें सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला उपस्थित होती है। कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा वाखा नहीं है, क्योंकि अगर शाखा होता तो नॉर्मल हेक्सेन नहीं मिलता, वो वैसा वाला हेक्सेन मिलता है ना, आइसो, नियो या किसी भी तरह का शाखित श्रृंखला वाला मिलता। नॉर्मल हेक्सेन का मिलना इस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज में एक 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। यह हम लोगों को इस रिएक्शन से पता चला।
एक बार फिर से समझें तो अधिक समय तक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर नॉर्मल हेक्सेन का मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। एक बार अगर हमें यह सिद्ध हो गया कि इसमें 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो अगले केमिकल एविडेंस की तरफ हम जा सकते हैं। जब हम ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिलेमीन से अभिक्रिया कराते हैं, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलेमीन मतलब H2NOH से क्रिया कर ऑक्सिन बनाता है। ठीक है बेटा, ये एल्डिहाइड और कीटोन का गुण है। जब तुम केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ चुके होगे तो तुम्हें ये पता होगा कि इसमें इस तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कि ऑक्सीजन जो है वो H2 के साथ यहाँ से H2O बनाकर बाहर निकल जाता है। और ये एक तरह का, हम इसमें रिएक्शन देखें तो इस तरह का रिएक्शन बनता है C≡NOH और इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दे सकते हैं। तो हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाता है। साथ ही इसमें तुम एक और देखोगे कि ग्लूकोज जो है हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कर साइनोहाइड्रीन बनाता है। और ये भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन का गुण है। जब हम कार्बोनिल समूह जो एल्डिहाइड या कीटोन है इसका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ जो अगर मैकेनिज़्म ना देखें, ज़्यादा ध्यान ना दें, तो H जो है वो मैकेनिज़्म के हिसाब से H+ में टूटेगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक योग होगा, H आकर के ऑक्सीजन के पास अटैच हो जाएगा, साइनाइड माइनस आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन होता है। केमिस्ट्री में तुम इसको पढ़े होगे, है ना, ऑर्गेनिक में पढ़े होगे। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि C के साथ आ जाएगा कौन, CN, और O के साथ आ जाएगा H, और बनता जो है उसको हम लोग साइनोहाइड्रीन ऐसा बोलते हैं। तो ये जो दो केमिकल प्रूफ हैं कि भाई ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कर साइनोहाइड्रीन बनाता है या हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया कर ऑक्सिन बनाता है। और अगर ऐसा होता है तो ये केवल तभी हो सकता है जब ग्लूकोज में कम से कम एक एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह हो। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसमें ऐसा होता है ना, हमको पता है कि ऐसा इसमें होता है। इस तरह से लिख ले रहा हूँ CH2OH, है ना, बाकी सब तो हमको नहीं पता है। बट अगर हम जो स्ट्रक्चर हमको पता है ग्लूकोज का उसका कराएं तो यहाँ से भी हम क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन ये H2 के साथ H2O बनाकर निकल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो फाइनली हम देखेंगे कि इस तरह का रिएक्शन देगा, CH≡NOH, फिर यहाँ पे हम ऐसे CH≡OH⁴ लिख सकते हैं, 4 बार है, ठीक है। फिर नीचे लिख सकते हैं CH2OH। अल्टीमेटली ये एक ऑक्सीजन बना पाया। और इसी तरह तुम इसको साइनोहाइड्रीन के लिए भी लिख सकते हो, साइनोहाइड्रीन भी बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये सिद्ध कर पाए कि ग्लूकोज में कम से कम एक, है ना, यहाँ से हम सिद्ध क्या करते हैं कि ग्लूकोज में कम से कम एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये सिद्ध कर पाते हैं इस केमिकल रिएक्शन से कि ग्लूकोज में कम से कम एक तो है। एक से ज़्यादा होंगे तब भी ऑक्सीजन बनेंगे, साइनोहाइड्रीन बनेंगे, बट कम से कम एक तो है, ये सिद्ध करता है ये जो थर्ड केमिकल एविडेंस है वो। अब हम लोग फोर्थ केमिकल एविडेंस की तरफ जाएंगे। जब हम लोग ग्लूकोज को
जब हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। ग्लूकोज दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक कौन है? दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल। हम लोग यहाँ पर कोई बहुत अच्छा ऑक्सीकारक यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छे ऑक्सीकारक तुम्हें पता होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इस तरह से बहुत सारे प्रबल ऑक्सीकारक भी उपस्थित होते हैं। बट अगर हम दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल का उपयोग करें, उपयोग करने पर भी ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो CHOCH होल 4 CH2OH का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी उपस्थिति में? ब्रोमीन जल की उपस्थिति में, तो ये COOH CHOH होल 4 और CH2OH में बदल गया। फैक्ट ये है कि अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक का उपयोग करें तो ऑक्सीकृत हो जाना चलता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऐसा करते हैं, बट दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होना ये एल्डिहाइड का गुण है। कीटोन आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते, है ना। यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि कीटोन आसानी से, जैसे कि ब्रोमीन वाटर जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत नहीं होते। और अगर ये फैक्ट सही है, अगर ये फैक्ट सही है कि वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो हमने लिया है वो एक एल्डिहाइड है, वो कीटोन नहीं हो सकता, है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित है। क्या सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में क्या है? CHO समूह, मतलब एल्डिहाइड समूह जो है वो उपस्थित है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर CHO समूह उपस्थित नहीं होकर के कीटोन समूह उपस्थित होता, जिसकी संभावना थी, क्योंकि ऊपर का जो रिएक्शन था वो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों देते हैं, पर ये दूर हो गई क्योंकि दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पर कौन सा समूह उपस्थित है, तो कौन सा? एल्डिहाइड। अब बेटा अगला केमिकल एविडेंस अगर देखने जाएं हम, तो ये टोटल मिलाकर के अभी हम लोग 4 पढ़ चुके थे, तो अगला होगा पांचवा केमिकल एविडेंस है कि जब हम लोग इसका एसिटिलीकरण करें, एसिटिलीकरण करने पर 1 मोल ग्लूकोज 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO CH3 से क्रिया कर लेता है। 1 मोल ग्लूकोज 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कर लेता है। अच्छा, अगर ग्लूकोज में 5 OH नहीं होते तो ये संभव नहीं था। देखो, एक है, दूसरा OH इधर होता है, तीसरा इधर, चौथा इधर, और 5वां यहाँ होता है।
होगा क्या जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे, तो ऐसे हम लिख सकते हैं CH3COO तो होगा ये कि जो ग्लूकोज का CO है वो क्या करेगा, इसके साथ ये H और ये CH3COO आपस में जुड़कर CH3COOH का एक अणु एलिमिनेट करेंगे। ये CH3COOH का एक अणु क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इस तरह से इसका विलोपन होगा और विलोपन होने के बाद तुम देखोगे CH3COO वहाँ पर जुड़ जाएगा। ऐसा वहाँ भी होगा और यहाँ का H भी निकलेगा, यहाँ का भी H निकलेगा, यहाँ का भी H निकलेगा और यहाँ का भी H निकलेगा। तो ऐसे अगर तुम 5 अणु लोगे इसको मिलाकर, तो 5 अणु खत्म हो जाएंगे और ये अंततः तुम देखोगे कि किस तरह के अणु में बदल जाएगा। CHO CH, यहाँ हम OO CH3 एसीटेट ले सकते हैं। इसके ऐसे कितने अणु होंगे, 4, और लास्ट में तुम देखोगे कि एक CH2OOC CH3 भी बनेगा। मतलब 5 मोल खत्म हो जाते हैं। 5 मोल खत्म होना, ये OH के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरह से प्रोडक्ट देता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के एक अणु में 5 क्या OH समूह उपस्थित होते हैं। ठीक, 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 OH समूह है ना। अभी तक हम लोग ये सीख पाए हैं। जो अगला केमिकल एविडेंस है वो नाइट्रिक एसिड HNO3 की साथ ऑक्सीकृत करने पर क्या बनता है, तो बनता है सैकरिक अम्ल। सैकरिक अम्ल बनता है। अब ये जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा HNO3 के साथ। HNO3 ब्रोमीन जल के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा ऑक्सीकारक है। तो जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, CHOH होल 4 है और CH2OH। जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण करेंगे किसके प्रेजेंस में, तो नाइट्रिक एसिड विच इज़ फॉर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू ब्रोमीन वाटर, तो ये सैकरिक अम्ल बनाएगा COOH CHOH होल 4 COOH। जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल की सहायता से ऑक्सीकरण करते हैं किसी प्राथमिक अल्कोहल का CH3CH2OH, इसका ऑक्सीकरण करने पर हम देखते हैं कि ये पहले एल्डिहाइड में बदलेगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर हम देखते हैं कि वो एसिड में बदल जाता है। इसमें कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम देख सकते हो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 ही कार्बन है। ये 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ऐसा संभव है। बट जब हम लोग एक 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, सिंपल केमिस्ट्री है ये, हम लोग अल्कोहल्स में पढ़ेंगे ही, तो द्वितीयक अल्कोहल जो भी होते हैं जब हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ क्या बनता है, कीटोन बनता है। अगर प्रबल ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे कीटोन बनेगा। और कीटोन के ऑक्सीकरण से कभी भी नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं रहते। इसमें एक एसिटिक एसिड बनेगा और साथ ही साथ एक फॉर्मिक एसिड भी बनेगा, मतलब टूट जाएगा। यहाँ तुम अगर चेक करो तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। यहाँ तुम अगर चेक करो तो 2 कार्बन का एक एसिड बन रहा है, 1 कार्बन का एक एसिड बन रहा है। हम देख रहे हैं सैकरिक एसिड जो है उसमें कितने कार्बन है, 6, और ग्लूकोज में भी कितने कार्बन होते हैं, 6। तो इस तरह से कार्बन नहीं टूटा, मतलब यहाँ पर कोई कीटोन तो बन नहीं रहा है।
और जो द्वितीयक अल्कोहल्स हैं वो आसानी से ऑक्सीकृत भी नहीं होते हैं, कीटोनिक रूप में ऑक्सीकरण भी संभव नहीं है। और हम लोग यहाँ पे बहुत प्रबल ऑक्सीकारक का उपयोग कर भी नहीं रहे हैं। क्या किसका उपयोग कर रहे हैं? केवल नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पर कम से कम जो नीचे वाला कार्बन है, जो नीचे वाला लास्ट कार्बन है बेटा, ये 1 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन नहीं होता तो ये कभी भी नाइट्रिक एसिड, जैसे वो चलो ब्रोमीन वाटर से तो अच्छा ऑक्सीकारक है पर प्रबलतम ऑक्सीकारक तो नहीं है, वो कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। तो उस केस में तुम देखोगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसमें कम से कम एक, जो बहुत सारे OH हैं वो सभी द्वितीयक हैं, बट एक जो है वो प्राथमिक है। इस तरह से हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है उसमें CHO C 1 2 3 4 5 और 6 लास्ट वाला CH2OH होगा। ये 1 डिग्री है, ये कंफर्म है। एक एल्डिहाइड है, ये कंफर्म है। 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये कंफर्म है। ठीक है, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये कंफर्म है। अब इसमें OH किधर है, इसको फिशर ने बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद बताया कि ये जो OH होता है वो राइट, लेफ्ट, राइट और राइट ही होता है। इसके बारे में हमें किसने बताया? तो इसके बारे में हमें फिशर ने बताया और वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोगों को बस ये ध्यान रख लेना है कि OH की स्थिति किधर है, इधर, इधर, राइट, लेफ्ट, राइट एंड राइट। ऐसा हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोगों को किसने बताया? तो हम लोगों को बताया किसने? फिशर ने। FISCHER, है ना। फिशर के बहुत सारे ऑप्टिकल जितने भी प्रकाशिक गुणधर्म हैं उनमें फिशर प्रोजेक्शन एक होता है, तुम लोग पढ़े होंगे। फिशर नाम बहुत ही पॉपुलर है, तो फिशर ने बताया। तो उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। तो अंततः हमें ये पता चल गया फिशर के बताने के बाद और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशन के बाद कि जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। इसके बाद चैप्टर में हम लोग आगे फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे अपने आने वाले क्लासेस में। आज इतना ही। आप लोगों को अच्छे से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेना है कि वो कैसे बना और किस तरह से इस तरह से आया, ये फाइनल स्ट्रक्चर कैसे आया। हम लोगों को ये स्ट्रक्चर अभी जितना पढ़े हैं इसमें और भी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट बेटा उसको नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज के लिए काफ़ी लंबा क्लास हो चुका है।